हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 3.10 बेक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू सीबीएसई एग्जाम। तो इसमें हमें एक यहाँ पर एक्स रेजिस्टेंस दे रखा है और यहाँ पर वाई रेजिस्टेंस है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और पूछा कि मीटर ब्रिज है। इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5। जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो हमें गिवन है 39.5 पर। 39.5 सेंटीमीटर कहां से? एंड ए से, एंड ए, ठीक है। व्हेन द रजिस्टर y, जब y की वैल्यू 12.5 है, 12.5 हमें y की वैल्यू गिवन है, तो पहले लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है, ओम, ठीक है। और जो बैलेंसिंग पॉइंट है लेट में मानो वो किसी डी पॉइंट पर मिल रहा है हमें बैलेंसिंग लेंथ और वो गिवन है हमारा 39.5 पर, 39.5। ओके, आगे तो डिटरमाइन द रेजिस्टेंस x, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी तो कैसे लगाएंगे? अब आपको पता होना चाहिए कि जो मीटर ब्रिज है उसका प्रिंसिपल क्या है, व्हीट स्टोन की बैलेंस कंडीशन। सो वो अभी मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर और उसकी वजह से हमने उसको फाइंड करा। जब हम बैलेंस कंडीशन यहाँ पर लगाते हैं तो हमारे पास रिलेशन आता है कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस x अपॉन y वो बराबर होगा बैलेंसिंग लेंथ कितनी है डिवाइडेड बाय 100 माइनस l, क्योंकि ये जो पूरा एक वायर होता है ये 100 सेंटीमीटर का होता है। तो ये हमारी l क्या है, बैलेंसिंग लेंथ। x की वैल्यू मुझे निकालनी है, y की वैल्यू कितनी है 12.5। ओके, और बैलेंसिंग लेंथ हमें दे रखा है 39.5। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट को। x की वैल्यू, x अपॉन y की वैल्यू हो जाएगी l अपॉन 100 माइनस l की वैल्यू कितनी है 39.5 और इसमें से 100 माइनस l मुझे करना है, तो 100 में से माइनस कर दीजिए आप 39.5 को, ठीक है। और x की वैल्यू निकालनी तो y की वैल्यू तो पुट करनी पड़ेगी 12.5 इक्वल टू 39.5 और जब हम 100 में से 39.5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 60.5, 60.5। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू 39.5 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 एंड डिवाइडेड बाय 60.5। तो ये हमारी वैल्यू होगी किसकी, x की। और जब आप इसको सोल्व करोगे यू विल गेट एन वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8.16 ओम, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी आएगी 8.16 ओम, 8.16। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल जो फॉर्मूला है बैलेंसिंग पॉइंट के लिए l अपॉन 100 माइनस l वो अप्लाई किया है। So that's how we can find out the value of x। देख लीजिए एक बार आप इसको, फिर हम सेकंड पार्ट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट पूछा है कि why are the connection between register in a wheat stone or meter bridge made of thick copper strip। होता है कि जब आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो यहाँ पर थिक कॉपर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर थिक कॉपर स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों? तो होता ये कि ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को जब हमने डेरिवेशन किया था तो हमने यहाँ का क्या रेजिस्टेंस होगा, यहाँ का क्या रेजिस्टेंस होगा उसको कंसीडर नहीं किया था। वो हम इसलिए नहीं करते हैं ताकि देखो अगर मैं इसको कॉपर का बनाता हूं तो कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो काफी कम होता है कंपेरेटिव टू अदर जो भी हमारे मेटल है। तो कॉपर का यहाँ पर काफी कम रेजिस्टेंस होता है, तो वो हमारे फॉर्मूले को ज्यादा इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि जो कॉपर है एक बहुत अच्छा कंडक्टर है या वो बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा सच दैट कि जो वैल्यू मैं मेजर करना चाह रहा हूं उसको इफेक्ट ना करे। सो व्हाई वी यूज कॉपर स्ट्रिप्स, बिकॉज इट हैज वेरी लेस रेजिस्टेंस। वी यूज कॉपर स्ट्रिप। Why we use copper strip? Because of its low resistance, क्योंकि वो बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो इसलिए हम एक अच्छा कंडक्टर इस्तेमाल करेंगे। अब मान लो आप मुझसे पूछते हो कि सर सिल्वर क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, चांदी बहुत अच्छा कंडक्टर है। बट मान लो मैंने यहाँ पर सिल्वर की स्ट्रिप यूज कर ली, बच्चा एक्सपेरिमेंट गया, चांदी की उसने अंगूठी बनवा ली, तो इसलिए काफी महंगा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा और चांदी बचेगी भी नहीं यहाँ से इंस्ट्रूमेंट से। तो हाँ, काफी अच्छा वो एक एग्जांपल है सिल्वर का भी, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इंस्ट्रूमेंट काफी महंगा हो जाएगा, कॉस्टली होगा और कुछ भरोसा नहीं है।
कि वो बचे भी ना बचे सिल्वर स्ट्रिप्स। ओके, नेक्स्ट सेकंड केस, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। सेकंड पार्ट में एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया गया है, तो तब कितना बैलेंसिंग पॉइंट होगा। अगेन मैं इसी तरह का फॉर्मूला यूज करूंगा कि P अपॉन क्यू इक्वल टू, यहाँ पर देखिए जो हमारा फॉर्मूला होता है P अपॉन क्यू इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, तो यही मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा इस बार भी। बट अभी x और y की वैल्यू को इंटरचेंज कर दिया गया है, देखते हैं क्या होगा इंटरचेंज करने पर। अच्छा, अगर मैं थोड़ी सी प्रेडिक्शन करूं कि अब x को यहां पर लिया है और y को यहां पर लिया है, x की वैल्यू तो मुझे अब पता चल गई 8.16 से, ठीक है। अब अगर मैं y को यहां पर ले आऊं और x को यहां पर ले आऊं, तो बैलेंसिंग लेंथ की एक प्रिडिक्शन मैं बताता हूं क्या होगा। देखो, जब ये रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और ये रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो बैलेंसिंग लेंथ ऐसे केस में इंक्रीज होगी। इंक्रीज क्यों होगी बताता हूं। देखो, अगर आप मैं पहले इसको हटा देता हूं, मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा हूं, देखते हैं वो सफल होगी कि नहीं होगी। एंड फिजिक्स कभी आपको नीचे नहीं दिखाएगी, तो मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि x और y को जब मैं इंटरचेंज करूंगा, ठीक है, तो अब यहां पर कितना आ गया 12.5 और यहां पर आ जाएगा 8.16। ये सेकंड केस में हो गया हमारा। सेकंड केस में x इधर है और y यहां पर आ चुका है, तो ये 12.5 और ये 8.16। तो मैं अभी ये सोच करके कह रहा हूं, देखो कि बैलेंसिंग लेंथ सेकंड केस में अब इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि मैंने इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया। क्यों? देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन क्यू इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। तो अगर आप इस रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो, अगर आप P को इंक्रीज कर रहे हो, तो ये जो वैल्यू होगी L, वो भी तो इंक्रीमेंट होनी चाहिए। अगर आप P को इंक्रीज करोगे तो L भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए प्रेडिक्शन देखते हैं सही होगा कि नहीं होगा, बट आई बिलीव फिजिक्स कभी मुझे धोखा नहीं देगा। तो P की वैल्यू अगर मैं इंटरचेंज कर रहा हूं तो लेंथ भी इंक्रीज होगा, देखते हैं हम। तो P की अब वैल्यू मतलब कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया है 12.5, यहाँ का रेजिस्टेंस 8.16, ठीक है। अब नई बैलेंसिंग लेंथ मुझे निकालनी है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 100 माइनस L। ये L मेरा न्यू बैलेंसिंग लेंथ है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं और बता देता हूं मैंने क्या करा, दिस रेशियो अपॉन दिस रेशियो इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। मैं इसको लिख सकता हूं 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 12.5 इंटू L इक्वल टू 8.16 L, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। और L वाले को एक तरफ ले आओ, तो 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 12.5, जब आप इसको डिवाइड करोगे पॉइंट से तो आ जाएगा 125 इक्वल टू 12.5 को आप ले जाओ इधर, तो वो हो जाएगा L, या फिर मैं इसको पूरा लिख देता हूँ फिलहाल 8.16 L प्लस के 12.5 इंटू L। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125 डिवाइडेड बाय 8.16 प्लस 12.5, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ जाएगी L की वैल्यू। और जब आप इसको ऐड करके डिवाइड करेंगे कंप्लीटली, यू विल गेट 60.5 सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो जो मैंने पहले आपको बताया था कि हाँ, जब आप इसको इंक्रीज करोगे तो बैलेंसिंग लेंथ आपका इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। बैलेंसिंग लेंथ इंक्रीज हो जाता है अगर आप इधर वाले रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो, और अगर इधर वाले को इंक्रीज करोगे तो फिर इधर खिसक जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट किस लिए मैं बोल पा रहा था, क्योंकि मेरे पास ये फॉर्मूला है। तो यहां तक आप लिख लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है। अभी हमने सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर हम x और y को इंटरचेंज कर दें तो क्या वैल्यू आएगी बैलेंसिंग लेंथ की, न्यू बैलेंसिंग लेंथ की, जो कि हमारी आई 60.5। और ये कहां से मैं मेजर करूंगा, फ्रॉम एंड ए, फ्रॉम एंड ए, ठीक है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, व्हाट हैपन इफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट बैलेंस पॉइंट। तो इसमें ये होता है बेटा, देखो मैं आपको बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ व्हीटस्टोन का, क्योंकि वो यहाँ पर फॉलो होता है बैलेंस कंडीशन में। तो मान लो एक रेजिस्टेंस ये हो गया, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर हम लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस ये, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये, और यहाँ पर हम लगाते हैं सेल या बैटरी,
लेट इसका पोटेंशियल E है, ठीक है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर, ये P, ये Q, ये R और ये S। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर सेल को इंटरचेंज कर दें तो क्या बैलेंसिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट हैपन, क्या होगा अगर गैल्वेनोमीटर सेल को, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर को और इस सेल को इंटरचेंज कर दिया जाए। तो देखो बैलेंस पॉइंट जब हमें अचीव होता है, बैलेंस कंडीशन जब अचीव होती है, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाता, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जा रहा तो इसका कोई वजूद ही नहीं हो। आप इसको हटा भी सकते हो, क्या फर्क पड़ रहा है, इसको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। बैलेंस पॉइंट की बात कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है कि बैलेंस पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि जब बैलेंस कंडीशन है उस टाइम क्या इफेक्ट होगा। तो अगर मैं इसको हटा भी दिया गैल्वेनोमीटर को बैलेंस कंडीशन में तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर मैं इसको भी हटा रहा हूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप इसको इंटरचेंज भी कर रहे हो, अगर आप गैल्वेनोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर रहे हो, देयर विल बी नो इफेक्ट, तो यहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सो आई कैन से ऑन इंटरचेंजिंग गैल्वेनोमीटर एंड सेल, या बैटरी भी बोल सकते हैं, एंड सेल और ये बैटरी, ऑन इंटरचेंजिंग गैल्वेनोमीटर एंड सेल on in balance condition, ये याद रखना है, at balance point, at balance point, so there will be no effect on balance point, कब, in, if, ये भी लिख सकते हैं if the bridge is balanced, या if in balance condition। तो बैलेंस कंडीशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप इंटरचेंज कर रहे हो सेल को और गैल्वेनोमीटर को। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। अगर आपको मीटर ब्रिज अच्छे से समझना है तो जो आपका इससे पहले वाला टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वुड गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट, क्या गैल्वेनोमीटर कोई ऐसी करंट शो करेगा बैलेंस पॉइंट पे। अभी मैंने आपको फिगर बना करके बताया था कि बैलेंस कंडीशन में व्हीटस्टोन में तो गैल्वेनोमीटर हम अटैच करते हैं, कोई करंट नहीं जाता। तो यहाँ पर भी मीटर ब्रिज उसी प्रिंसिपल पर तो काम करता है। तो यहाँ पर भी बैलेंस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर होगा उसमें कोई करंट नहीं जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट ही नहीं जा रहा तो वो कोई डिफ्लेक्शन भी शो नहीं करेगा। सो आई कैन राइट दैट देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन बैलेंस कंडीशन, क्योंकि करंट उसमें जीरो होगा। ओके, तो आपको अब सब पार्ट क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मुझसे सवाल पूछते रहिए। गुड बाय टू एवरीवन।